Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 9 of formal methods in software engineering. लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया था कि जो फॉर्मल मेथड्स की आपकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो किस तरह यूज़ कर रहे हैं, और हमने एट द एंड ऑफ लेक्चर जो है वो उसको इस चीज़ पे फिनिश किया था कि जो फॉर्मल मेथड्स हैं आपके वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर किस तरीके से यूज़ होते हैं। उसमें हमने उसके 3 मॉड्यूल बनाए थे कि एक हमने कहा था कि उसका मॉडल कौन सा होता है। हमने ये जो लास्ट लेक्चर को एंड किया था, नंबर 1 हमने कहा था कि नंबर फर्स्ट हमने मॉडल चूज़ करना है, उसका मॉडल कौन सा है। सेकेंडली हमने ये कहा था कि उसका हमने डिज़ाइन चूज़ करना है, और डिज़ाइन के बाद हमने उसकी स्पेसिफिकेशन की वेरिफिकेशन करनी है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था जिसपे हमने अपना फोकस किया था कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। तो अभी हम आज का जो लेक्चर है इंशाअल्लाह हम उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपको मैं उसके कंटेंट्स बताता हूँ कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे और किस तरीके से करेंगे और क्या क्या उसके रूल्स हैं। तो लास्ट हमने यहाँ पे अपने चैप्टर को एंड किया था, तो ये स्लाइड मैंने फिर इंक्लूड की है कि यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जब आपके पास फॉर्मल मेथड्स की बात हो रही है, जहाँ पे आपके पास आपका यूज़र है, जब वो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने जा रहा है तो ये डिफरेंट स्टेप्स थे। अब ये देखें कि यहाँ पे जो आपका यूज़र है कि व्हाट द यूज़र आस्क फॉर, कि जो यूज़र है ये अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है ना। जब आप फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को हमने अपने लास्ट क्लास को यहाँ पे एंड किया था, ठीक है, यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि फर्स्ट क्या है कि वो आप देखें कि वो क्या कह रहा है कि व्हाट द यूज़र आस्क फॉर, जो यूज़र है वो एग्जैक्टली क्या उसकी डिमांड क्या है, उसकी क्या ठीक है वो क्या चाह रहा था। सेकंड क्या है कि हाउ द, अब ये तो आपकी यूज़र की परसेप्शन हो गई। हाउ द एनालिस्ट, जो आपका एनालिस्ट है उसने उसको परसीव किस तरह किया, उसने कुछ इस तरह से परसीव किया कि ये कोई इस तरह की चीज़ चाहता है। ये आप देखें यूज़र ने अपनी बात, यानी ये यूज़र की डिमांड थी। अब जो आपका एनालिस्ट है उसकी जो परसेप्शन है, उसकी ये परसेप्शन कि ये कुछ इस तरह की चीज़ चाहता है। और उसके बाद हाउ द सिस्टम वाज डिज़ाइन, जब सिस्टम को डिज़ाइन किया गया तो सिस्टम की जो डिज़ाइनिंग थी वो कुछ इस तरह से आ गई कि जी सिस्टम जो है वो इस तरह का डिज़ाइन आपका हो गया। अब ये जितनी भी यहाँ पे ये आपकी जो आपका एनालिस्ट था ये उसने परसीव किया, यहाँ पे जो सिस्टम डिज़ाइन हुआ, और यहाँ पे जो आपका प्रोग्रामर है जो उसने लिखा है कि उसने लिखना क्या है, जब उसकी कोडिंग की है, राइटिंग की सॉफ्टवेयर की, तो ये बन गया व्हाट द यूज़र एक्चुअली यूज़र ये चाह रहा था एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। तो अब देखें कि यानी हर आदमी ने अपनी स्पेसिफिकेशन बना ली, अपनी थिंकिंग बना ली। तो यही चीज़ हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, इसको हम एरर फ्री करना चाह रहे हैं यूजिंग फॉर्मल मेथड्स। कि जब हम फॉर्मल मेथड को यूज़ करें तो ये जितनी भी था कि यहाँ पे उसकी जो परसेप्शन है वो गलत हो गई, यहाँ पे उसका डिज़ाइन उसने गलत चूज़ कर लिया, यहाँ पे जो आपका जो प्रोग्रामर था उसने कुछ और समझ लिया। तो इन तमाम चीज़ों से मिनिमाइज करने के लिए, इन तमाम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो अपना काम कर रहे हैं वो इस तरीके से करते हैं। तो ये हमने लास्ट लेक्चर यहाँ पे ऐड किया था कि जी एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो स्पेसिफिकेशन फेस में आते हैं। अगर आपके पास आपने अगर स्पेसिफिकेशन ही गलत दी है तो ज़ाहिर बात है कि उसके बाद जो आपका मॉडल आप चूज़ करेंगे, जो आप डिज़ाइन चूज़ करेंगे, जो आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जो उसके रिजल्ट्स आएंगे वो सारे का सारा ही गलत होगा। ठीक है, वो आपका मैच नहीं कर पाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि आपने प्रॉपर डिज़ाइन नहीं लिए, आपने प्रॉपर जो आपके रिजल्ट से वो फोकस नहीं किए। तो इसलिए हमें फॉर्मल मेथड के जो कोर्स है वो इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि हमें इन चीज़ों का पता हो कि जो हमारा एरर रेट है वो कम से कम हो, और जो एग्जैक्टली यूज़र चाहता है, ठीक है, हम उसको जो फुलफिल कर सकें। तो आज का जो हमारा न्यू लेक्चर है इसमें हम ये देख चुके हैं कि बेसिक के आपके इसमें डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है फॉर्मल मेथड्स की, यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स, अब वो किस तरह यूज़ हो रहा है। तो आज जो हमारा फोकस है वो एक्चुअली इन चीज़ों पे है। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट आर फॉर्मल मेथड्स, ठीक है, डेफिनेशन क्या है उसकी हिस्ट्री क्या है, फॉर्मल मेथड की टाइप्स क्या हैं,
उसमें मैथमेटिक्स किस तरीके से आपका यूज़ हो रहा है। और हमने जो ये तो बेसिक चीज़ें, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के लिए। तो हमने जो आज का लेक्चर है, जो आज हमने जो चीज़ें कवर करनी है वो ये कवर करनी है कि डू वी रियली नीड फॉर्मल मेथड्स, ठीक है, कि हमें इसकी ज़रूरत जो है कि डू वी रियल नीड फॉर्मल मेथड, क्या हमें ज़रूरत है फॉर्मल मेथड्स की। अगर आंसर यस है, इफ़ यस, तो हमारे पास उसके डिज़ाइन एरर्स क्या क्या हैं, इफेक्ट ऑफ डिज़ाइन एरर्स, उन डिज़ाइन एरर्स का उस पूरे प्रोग्राम पे इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, किस तरह का इफेक्ट आ सकता है, द प्रॉमिस ऑफ फॉर्मल मेथड, कि फॉर्मल मेथड का प्रॉमिस क्या है, द फॉर्मल मेथड डिबेट, और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फॉर्मल मेथड की डिबेट को डिस्कस करेंगे कि जनरल कंसेंट क्या है, वीकनेस इन फॉर्मल मेथड, फॉर्मल मेथड की क्या वीकनेस है। देखिए हर चीज़ मैंने कहा शुरू में कहा था कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात परफेक्ट है, हर चीज़ के साथ आप ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं, कई प्लस पॉइंट्स हैं कई माइनस पॉइंट है, जहाँ पे प्लस पॉइंट ज़्यादा होते हैं आप उसको ऑप्ट कर लेते हैं, माइनस को नेगलेक्ट कर देते हैं। जस्ट लाइक इसी तरीके से जो फॉर्मल मेथड्स है उसकी भी वीकनेस है। वो वीकनेस कौन कौन सी है फॉर्मल मेथड के अंदर, और फिर आपके पास सक्सेस ऑफ फॉर्मल मेथड क्या है, कि जो आपका फॉर्मल मेथड है उसका सक्सेस क्या है, उसके सक्सेस रेट क्या है। तो ये आपके पास जो इसके ऊपर जो आपकी डिबेट होती है, ठीक है, वो जनरल कंसेंस के ऊपर है, वो वीकनेस इन फॉर्मल मेथड के ऊपर है, और वो आपके पास सक्सेस ऑफ फॉर्मल मेथड के ऊपर है। तो ये आज की हम क्लास में डिस्कस करते हैं वन बाय वन, कि इसके अंदर तमाम पैरामीटर्स को हम करते हैं डिस्कस के क्या इश्यूज है। फॉर्मल मेथड्स की जो हमने डेफिनेशन देखी थी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फॉर्मल मेथड रेफर टू अ वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक्स दैट आर एप्लीकेबल टू अ कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। हम जब अपना एक कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो बहुत सी मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, उन टेक्निक्स को एप्लीकेबल जब किया जाता है तो ये फॉर्मल मेथड का यूज़ होता है, ठीक है। कि जिस तरह आपने एक सिस्टम बनाना है, एक सिस्टम आपने डिज़ाइन करना है, सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए जो आपके पास टेक्निक्स है जिसमें आप अपनी मैथमेटिकल मॉडलिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उसको आप फॉर्मल मेथड कहते हैं। तो फॉर्मल मेथड, ठीक है, फॉर्मल मेथड रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग टेक्निक्स दैट आर एप्लीकेबल टू अ कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। दे इंक्लूड एक्टिविटीज़ सच एज सिस्टम स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन एनालिसिस एंड प्रूव ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन। ये आपके पास इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या क्या है। नंबर वन क्या है, सिस्टम की स्पेसिफिकेशन, उन स्पेसिफिकेशन का डिटेल में प्रॉपरली एनालिसिस करना, ठीक है, उसकी जो है उसको हमें प्रूव करना है, डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशनल उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो किस तरह हो रही है, और प्रोग्राम की वेरिफिकेशन किस तरह हो रही है। ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड करनी है, देखनी है अपनी फॉर्मल मेथड्स के अंदर, कि जो आपके फॉर्मल मेथड्स हैं क्या उसमें ये सारी चीज़ें आपकी आप्ट हो रही है, आपकी इंक्लूड हो रही है। तो दे इंक्लूड एक्टिविटीज़ सच एज सिस्टम स्पेसिफिकेशन, उसमें ठीक है उसका जो कंप्लीट आपका एनालिसिस है, जो उसकी प्रूफ रीडिंग है, ये सारी की सारी हम अपने फॉर्मल मेथड में यूज़ करते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। डेफिनेशन एक और कि फॉर्मल मेथड्स आर मैथमेटिकल अप्रोचेज टू सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपमेंट विच सपोर्ट the rigorous specification, design and verification of computer system FME04। ये रेफरेंस है जहाँ से ये मैंने डेफिनेशन ली है, ये जो मैं डेफिनेशन कोड कर रहा हूँ इसका जो रेफरेंस है वो FME04 है। दे एक्सप्लॉइट द पावर ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन एंड मैथमेटिकल प्रूफ्स। अब ये इसमें जो कंसर्न है, ये चीज़ समझने वाली है कि दे एक्सप्लॉइट द पावर ऑफ मैथमेटिकल नोटेशन एंड मैथमेटिकल प्रूफ, यानी उसकी जो पावर है, ठीक है, वो ठीक है जो मैथमेटिकल जो आपकी नोटेशन थी और जो मैथमेटिकल प्रूफ थी उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, ठीक है, और वो जो आप
को जो उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, तो हमने ये डेफिनेशन बनाई। अब वो किस तरह किया गया एक्सप्लॉइट, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि किस तरह किया गया एक्सप्लॉइट, क्या रीजन थी, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या इश्यूज थे, अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब आपके पास जो आपके मेथड्स के 7 मेथड्स ऑफ फॉर्मल मेथड, ठीक है, इसके 7 जो है वो मिथ्स है ऑफ फॉर्मल मेथड्स के, वो क्या है, ठीक है, वो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फॉर्मल मेथड कैन गारंटी दैट सॉफ्टवेयर इज परफेक्ट। देखिए अब बात आ रही है आपकी, इससे पहले तो आप लोग जो है वो जो है सिर्फ और सिर्फ बैठ के बोर हो रहे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स से आप लोगों को बहुत सख्त नफरत है, लेकिन वो उसके बगैर ये चीज़ें होती नहीं है। अब आपने जब ऑटोमेटा पढ़ लिया, फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ लिया, ठीक है, मैथमेटिकल लॉ पढ़ लिए, अब हम आ रहे हैं उसकी इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, कि इसकी जो इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन है, वो इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अभी हम जो हमारा फोकस है वो हमारा इंडस्ट्री इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, इसका जो मेन फोकस है वो फोकस क्या है, हम क्या कह रहे हैं, 7 मिथ्स ऑफ फॉर्मल मेथड। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है, फॉर्मल मेथड कैन गारंटी दैट सॉफ्टवेयर इज परफेक्ट। अब फर्स्ट जो यूज है कि अब ये आपके पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपका ठीक है, आपके मिड टर्म में आ सकता है कि फॉर्मल मेथड का एग्जैक्टली यूज किया है। कि अगर आपको ये कहा जाए कि आप कि why you are using formal methods in the software engineering, what are the advantages, ठीक है, what are the benefits, so you can write down these benefits, ठीक है, वो benefits कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा ये है कि ये आपको इस चीज़ की गारंटी देता है, इस चीज़ की श्योरिटी देता है कि जो आपका मेथड है, फॉर्मल मेथड, क्या ये आपकी इस चीज़ गारंटी है कि दैट सॉफ्टवेयर इज परफेक्ट, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। वर्क बाय प्रूविंग दैट प्रोग्राम्स आर करेक्ट, कि जो आपके प्रोग्राम्स है, जो उसका वर्क है, जो उसकी वर्किंग है, वो 100% ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओनली हाईली क्रिटिकल सिस्टम्स बेनिफिट फ्रॉम देयर यूज। जितने भी जो आपके मेन सिस्टम होते हैं, जिस तरह आपका हेल्थ सिस्टम है, जिस तरह आपका मेडिकल सिस्टम है, आपका बैंकिंग सिस्टम है, इन तमाम में आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। दे इन्वॉल्व कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, ठीक है, इसके अंदर आपके पास जो है जिस तरह हम लोगों ने ऑटोमेटा देखा था, जिस तरह हम लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा देखा था, हमने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन देखी थी, तो दे इन्वॉल्व कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, ठीक है, इसके अंदर जो आपका इन्वॉल्व होता है वो आपका कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये जो 5th पॉइंट है कि जो आपकी कास्टिंग है, जो आपकी डेवलपमेंट है कास्टिंग की, ये वो इंक्रीज कर देगा। दे आर इनकम्प्रेंसिबल टू क्लाइंट्स के लिए ये जो है वो प्रॉपरली कंप्रेंसिव नहीं है। नो बॉडी यूज देम फॉर रियल प्रोजेक्ट्स। अब ये देखें, नो बॉडी यूज फॉर, अब यही प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है कि एक तो इसकी कास्टिंग बढ़ जाती है। अब हम लोग जब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई कि हमारा खर्चा कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन हम इसमें यूज़र का ख्याल नहीं रखते कि यूज़र का अगर ये सॉफ्टवेयर आपका जो है ये अगर सॉफ्टवेयर फेलियर में आ गया, ये अगर सॉफ्टवेयर आपका फेल हो गया, तो यूज़र का कितना लॉस होगा, ठीक है। यूज़र के आइकल्स हम कभी नहीं देखते, तो ये वो वजह है, ठीक है, ये वो प्रॉब्लम्स है, ये वो रीजनिंग है जिस वजह से लोग इसको यूज़ नहीं करते। नंबर 1, इसमें कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, उनको समझ नहीं आती, कॉस्टिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है, और ये बहुत कंप्रेहेंसिव मॉडल है, इसको यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और जो हमारे पास रियल प्रोजेक्ट्स हैं, हम उन रियल प्रोजेक्ट्स में इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। तो ये, लेकिन अब अगर आपने डिफेंस सिस्टम यूज़ करना है, आपके पास मिसाइल सिस्टम्स हैं, आपके पास मेडिकल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, सो यू कैन यूज़, ठीक है, कॉस्टिंग तो इंक्रीज होगी, सिस्टम कम्प्लेक्स भी होगा, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे और वो बहुत बेहतर होंगे। दैट्स वाई हम अपने फॉर्मल मेथड्स को इसमें यूज़ करते हैं। क्या इसकी कुछ हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन हैव बीन इन यूज सिंस द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग। अब कंप्यूटिंग जब से आई है, ठीक है, 1940s में देखें आप, जो है वो आपकी ट्यूरिंग नोटेड
द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्राम स्टेट्स टू सिंप्लीफाई द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सीक्वेंशियल प्रोग्राम। ठीक है, सीक्वेंशियल क्या होता है, जो एक से पहले फर्स्ट स्टेप होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, वो आपका सीक्वेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं। तो 1940s के अंदर आपके पास इसको ऑप्ट किया गया था। ठीक है, जो आपकी इसमें मशीन थी, ठीक है, 1940s में। 1960s में जो क्या हुआ कि इसके अंदर डिफरेंट लोगों ने एक्सियोमेटिक टेक्निक्स दी। एक्सियोमेटिक टेक्निक्स जो है कि यूजिंग एक्सियोमेटिक टेक्निक्स टू प्रूव प्रोग्राम्स मीट देयर स्पेसिफिकेशन, कि जो आपके प्रोग्राम्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको मीट करने के लिए उसके साथ आपकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन दी वो लोगों ने दी। 1970s में डिक्स्ट्रा यूज फॉर्मल। डिक्स्ट्रा वो है कि जो आपके इंटरनेट के ऊपर एक आपका बहुत पॉपुलर अल्गो है, ठीक है, एक राउटिंग प्रोटोकॉल है OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ठीक है, ये डिक्स्ट्रा ने बनाया था और इस टाइम पे इंटरनेट के ऊपर 85% जो राउटिंग है उस पर हम मोस्टली OSPF यूज़ कर रहे हैं। ये आपका बेस्ट पाथ कैलकुलेट करता है, ये आपका शॉर्टर पाथ कैलकुलेट करता है फॉर द कम्युनिकेशन। तो जो OSPF है ये बेस्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो डिक्स्ट्रा यूज फॉर्मल कैलकुलस टू एड टू डेवलप ऑफ नॉन डिटरमिनिस्टिक प्रोग्राम्स। एक आपके होते हैं डिटरमिनिस्टिक होते हैं, एक नॉन डिटरमिनिस्टिक होते हैं। तो इस तरह ये जो बनाए थे ये आपके नॉन डिटरमिनिस्टिक प्रोग्राम बनाए थे। द इंटरेस्ट in the use of formal methods in software engineering has continued to grow। तो आप ये देखिए कि जो इसकी हिस्ट्री है ये 1940s से, इट्स नॉट मतलब हम ये कहें कि ठीक है नाउ इट इज 2014 आपका एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये 1940s से आपका है। और लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि पीपल इसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे या वो उसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ क्यों नहीं जाते, उसकी सिर्फ और सिर्फ ये रीज़न है कि इसमें इसमें एक तो मैथमेटिक्स बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत कास्टली है। ठीक है, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम रह जाता है। तो इस वजह से हम इसको जो लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन जब आपने एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइक आपका डिफेंस का है, मेडिकल का है, ठीक है, आपकी एक रियल टाइम सोल्यूशन है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको फॉर्मल मेथड्स को यूज़ करना चाहिए। अब हमने जो इसकी डेफिनेशन देखी, अब हम देखेंगे फॉर्मल स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 सिंटैक्स, नंबर 2 सिमेंटिक्स एंड नंबर 3 इज प्रूफ थ्योरी। ये इसके देयर आर 3 पैरामीटर्स। जो सिंटैक्स है ये आपका ग्रामेटिकली रूल्स टू डिटरमाइन इफ सेंटेंसेस आर वेल फॉर्म। अगर आपके सेंटेंसेस वेल फॉर्म है तो ये आपका यूज़ होता है जितनी भी आपकी ग्रामर है, तो जो आपके ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उसके लिए हम इसका सिंटैक्स यूज़ करते हैं। जो आपका सिमेंटिक है, रूल्स फॉर इंटरप्रेटिंग द सेंटेंसेस इन अ प्रीसाइज मीनिंगफुल वे विद इन द डोमेन, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं, आपने सिमेंटिक यूज़ करते हैं। और प्रूफ थ्योरी में क्या यूज़ करते हैं कि रूल्स फॉर इंफरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन। तो ये हमारे पास जो आपका फॉर्मल है, इसमें सिंटैक्स, इसमें सिमेंटिक्स और प्रूफ थ्योरी, ये 3 पैरामीटर्स हैं। इन 3 पैरामीटर्स को लेके हम जो आपके जितने भी आपके ग्रामर के रूल्स बनते हैं वो सिंटैक्स से बनते हैं। जो उन रूल्स की जो इंटरप्रेटिंग होती है वो आपकी सिमेंटिक्स होते हैं, या अपने कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में भी चीज़ें पढ़ी होगी। और जो प्रूफ थ्योरी है वो आपकी जो आपकी स्पेसिफिकेशन होती है, हम उन रूल्स को जब यूज़ करते हैं तो वो आपके पास जो प्रूफ थ्योरी होती है। तो ये आपके 3 पैरामीटर्स हैं आपकी डेफिनेशन के। अब फॉर्मल मेथड्स जो है इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि नोटेशंस विद प्रिसाइज सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व मैथमेटिक्स की। अगर आपको नेसेसरी नहीं है तो उसमें मैथमेटिक्स मत यूज़ करें। ठीक है, ऑल्दो मैथमेटिक्स इज अ फॉर्मल नोटेशन, कि मैथमेटिक्स जो आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो आपकी एक फॉर्मल नोटेशन है। देयर आर लेवल्स ऑफ, तब आपने उसको फॉर्मुलाइजेशन किस तरह करनी है, यानी उस डाटे को आपने फॉर्मुलाइज किस तरह करना है। तो जो आपकी फॉर्मुलाइजेशन है
उस फॉर्मलाइजेशन के लिए आपके जो लेवल्स है, टेक्निक्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, टूल्स कैन सपोर्ट लेवल्स, ठीक है। ये आपके मल्टीपल लेवल्स हैं फॉर्मलाइजेशन के। जो आपकी फॉर्मलाइजेशन है, आप उसको फॉर्मलाइज किस तरीके से कर रहे होते हैं, तो उसके जो मल्टीपल लेवल्स हैं उसमें क्या क्या है, ठीक है। नंबर 1 की आपकी टेक्निक्स है। अब आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, कौन से मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं आपकी, वो टूल्स जो उनके लिए बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जब आप डाटा को फॉर्मलाइज करते हैं तो टेक्निक्स भी पढ़ते हैं, मेथड्स भी देखते हैं, प्रोसीजर्स भी देखते हैं, और टूल्स के बाद हम उसको फॉर्मलाइज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फॉर्मल मेथड्स के अंदर जो टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने इसकी डिफरेंट साइट्स भी यहाँ मेंशन कर दी है ताकि आप लोग मज़ीद इसको ओपन करके इन डिटेल डिस्कस कर सके, देख सके। ए वैरायटी ऑफ फॉर्मल मेथड एग्जिस्ट। अब फॉर्मल मेथड की बहुत सी टाइप्स है, वैराइटीज है। अभी तो कह रहे थे फॉर्मल मेथड हम एक जनरल बात कर रहे थे। अब फॉर्मल मेथड्स की भी बहुत सी टाइप्स है। वो टाइप्स कौन कौन सी फॉर्मल मेथड्स की, ठीक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं। ए वैरायटी ऑफ फॉर्मल मेथड एग्जिस्ट। फर्स्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन। जो पहली चीज़ वो क्या है, वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन्स है। एब्स्ट्रैक्ट जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन्स है, द एब्स्ट्रैक्ट स्टेट मशीन्स ASM thesis implies that any algo can be modeled by an appropriate ASM। इसकी डिटेल के लिए आप ये वेब लिंक ज़रूर एक्सप्लोर करें, तो आपको मज़ीद डिटेल मिलेगी कि जो आपकी ASM मशीन्स है वो किस तरह काम करती है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, वो कहाँ का यूज़ हो रही है, ठीक है। सेकंड क्या है, बी मेथड। B is a formal method for the development of a program code from a specification in the abstract machine notation। कि जो आपका B है, ये आपका एक फॉर्मल मेथड है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम कोड। जो प्रोग्राम कोड है उसकी डेवलपमेंट के लिए फ्रॉम अ स्पेसिफिकेशन इन द एब्स्ट्रैक्ट मशीन नोटेशन। इसको भी आप रीड कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू, या इस लिंक के ऊपर बैठ के आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह होती है। देन ZA, ठीक है, ये आपके पास Z। अब बार बार याद होगा आपको कि हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में जो Z नोटेशन है उस पर बहुत फोकस किया है कि Z नोटेशन क्या है। तो जो Z नोटेशन है, ए स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बेस्ड सेट थ्योरी एंड फर्स्ट ऑर्डर प्रीडिकेट लॉजिक। अब Z वाली जो है ये बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी बार हम इसमें यूज़ करेंगे। तो जो Z है, ए स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, ये सेट थ्योरी पे बेस करती है, और प्रीडिकेट लॉजिक के ऊपर, जो आपने डिस्क्रीट में पढ़ा है कि जो आपका प्रीडिकेट लॉजिक होता है ये उसके ऊपर बेस कर रही होती है। फिर आपके पास आ जाती है ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज प्रोवाइड सिस्टम। अब जब आप सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, जो सिस्टम का पूरा आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, वो आपका ह्यूमन लैंग्वेज के ऊपर बेस कर रहा होता है। विद वन कंसिस्टेंट लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग कि आपने उसको किस तरह स्पेसिफाई करना है, उसको विजुलाइज किस तरह करना है, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि यूएमएल प्रोवाइड सिस्टम आर्किटेक्ट्स विद वन कंसिस्टेंट लैंग्वेज फॉर स्पेसिफाइंग। फिर उसके बाद आपने उसको किस तरीके से विजुलाइज करना है, कंस्ट्रक्ट किस तरह करना है, और उसकी आपने डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करनी है, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स होते हैं जो डिस्कस करेंगे। विजुअल नोटेशन फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, वो क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। एक्सटेंसिबल है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपकी जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके लिए इंडिपेंडेंट है, और फॉर्मल बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडलिंग लैंग्वेज। तो ये इसमें पॉइंट्स है कि एक तो विजुअल नोटेशन है, एक आपका एक्सटेंसिबल है, एक आपका इंडिपेंडेंट है, एक आपका फॉर्मल बेसिस है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि जो आपके फॉर्मल मेथड्स है, जो उसकी डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, वो आपकी ये सारी टाइप्स है, ठीक है। अब इनको मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो हमारे फॉर्मल मेथड की टाइप्स है, इसमें एक तो है आपकी कम्युनिटी है, ठीक है, एस्टेल है, ठीक है, आपका लोटस है, आपका वर्टिकल मॉडलिंग लैंग्वेजेस है,
आपकी, ठीक है, पिट्रीनेट्स है, रेज है, एसडीएल है, यूनिटी है, वीडीएम है, ये सारी की सारी आपकी फॉर्मल मेथड्स की टाइप्स है, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी टाइप्स है, ठीक है। और इन टाइप्स को आप अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो काइंडली इनको वन बाय वन जाके गूगल में टाइप करें, इनकी डिटेल, इनकी हिस्ट्री, इनकी यूजेज, ये इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ हो रही है, ये क्यों यूज़ की जाती है, आपको सारी की सारी चीज़ें इसकी डिटेल मिल जाएगी। अब आपके पास प्रीडिकेट कैलकुलस जो है वो क्या है? द फर्स्ट प्रीडिकेट कैलकुलस इज द फॉर्मल लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेसिंग प्रोपोजिशंस, ठीक है। अब आपके पास जो प्रीडिकेट कैलकुलस है, अब वो देखते हैं कि वो क्या है, कि ये फर्स्ट आपकी फॉर्मल लैंग्वेज है कि जब आपने अपनी प्रोपोजिशंस को डिफाइन करना है, फोकस करना है, तो ये आपके पास फर्स्ट आपकी लैंग्वेज है जो इसके लिए यूज होती है कि आपने उसको किस तरह फोकस करना है। A properly formed predicate calculus expression is called a well-formed formula। इसको हम WFF भी कहते हैं। WFF stands for well-formed formula, ठीक है, pronounced with, ठीक है, इसको बाद में with भी कहते हैं। तो ये आपके पास बेसिक प्रीडिकेट कैलकुलस है कि आप इसको किस तरीके से कैसे यूज करते हैं। तो प्रीडिकेट कैलकुलस के जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 कांस्टेंट, नंबर 2 वेरिएबल, नंबर 3 प्रीडिकेट, नंबर 4 फंक्शन, नंबर 5 कनेक्टिव, नंबर 6 क्वांटिफायर। ये भी हम वन बाय वन देखते हैं कि आपके पास जो प्रीडिकेट कैलकुलस है इन तमाम में ये किस तरीके से कैसे यूज हो रहे हैं। कांस्टेंट किस तरीके से यूज हो रहा है, वेरिएबल किस तरीके से यूज हो रहा है, प्रीडिकेट किस तरीके से यूज हो रहा है, फंक्शन किस तरीके से यूज हो रहा है, और जो आपका कनेक्टिव है उसका क्या रोल है, और जो आपके पास क्वांटिफायर है उसका क्या रोल है। ये भी हम वन बाय वन सारी डिटेल में देखते हैं। अब ये सिंबल्स हैं जो बार बार हम अपने कोर्स के अंदर बार बार यूज कर रहे थे, ये वो सिंबल्स हैं, ठीक है, जो हम इसके बैक लेक्चर्स आए हैं, हमने वहाँ भी इसको यूज़ किया, फिर आ रहे हैं। तो अब आज इनको आप अच्छी तरीके से समझ लें कि ये सिंबल्स किस लिए हैं, ताकि हम जो फर्दर लैंग्वेजेस हैं उसमें हम जब यूज़ करेंगे अपनी नोटेशन, तो फिर आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हर सिंबल जो है वो किस तरीके से किस तरह यूज़ हो रहा है, तो वो आपके लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लिहाजा इन सिंबल्स को अच्छी तरीके से आज समझ लें आप। ये सिंबल किसका है? आर का। ये अब हम बात कर रहे हैं, ये हम अपनी प्रीडिकेट कैलकुलस पढ़ने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल मेथड के अंदर प्रीडिकेट कैलकुलस यूज हो रही है। अब वो प्रीडिकेट कैलकुलस किस तरह यूज होती है, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं। जब तक वो आपको रूल्स, रेगुलेशन, सिंबल समझ नहीं आएंगे तब तक आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आ सकती। तो जो आपके पास प्रीडिकेट कैलकुलस है, इसमें जो फर्स्ट सिंबल है, ये सिंबल आपका है आर का, ये सिंबल आपके पास एंड का, ये सिंबल आप जब भी यूज करेंगे ये आपके, ठीक है, ये आपका यूज होता है नॉट के लिए, ठीक है, नॉट के लिए ये लाइन और ये सिंबल, और ये सिंबल आपका लॉजिकली इम्प्लाइज है, ठीक है। यानी ये देखिए, ये अगर वन साइड पे है तो ये सिर्फ लॉजिकली इम्प्लाइज है, और अगर ये टू साइड पे है तो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। यानी लॉजिक, अब ए जब आप कहते हैं जी ए इज इक्वल टू बी, यानी अगर एक लॉजिक है वो दूसरे लॉजिक के इक्विवेलेंट है, तो फिर आप यूज करते हैं यहाँ पे इसको लॉजिकली इक्विवेलेंट यूज करते हैं। और ये सिंबल है फॉर ऑल, कि अगर जब ये आप समझेंगे, ये जो सिंबल होता है ए अल्फाबेट, अगर आप उसको उल्टा करके लिख दें तो ये सिंबल आपका क्या है? फॉर ऑल। ये सिंबल ई को उल्टा करके लिखे तो क्या है? देयर एग्जिस्ट। तो ये बेसिक सिंबल्स है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। आर, एंड, नॉट, लॉजिकली इम्प्लाइज, लॉजिकली इक्विवेलेंट, ये सारे के सारे हम जो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे उन तमाम में हम अपनी प्रीडिकेट कैलकुलस में इसको यूज करेंगे। तो अब ये देखें कि यहाँ पे आपके पास प्रीडिकेट कैलकुलस की कुछ एग्जांपल्स हैं। हूएवर कैन रीड इज लिटरेट, डॉग्स आर नॉट लिटरेट, सम डॉग्स आर इंटेलिजेंट। अब ये देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल है कि डॉग्स आर नॉट लिटरेट, सम डॉग्स आर इंटेलिजेंट, सम हु आर इंटेलिजेंट कैन नॉट रीड, ठीक है, जो सम हु आर वो कैन नॉट रीड। तो अब ये देखिए कि अब ये सिंबल सारे आ गए। अब ये सिंबल के अगर आप बैक साइड में जाए तो ये सिंबल किस चीज़ का था? फॉर ऑल। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? फॉर ऑल आ गया, ठीक है। ये आर एक्स आ गया, ये सिंबल आपके लिए किस चीज़ के लिए था? आप बैक साइड में जाए
ये सिंबल था लॉजिकल इम्प्लाइज। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपके पास लॉजिकल इम्प्लाइज गोज एलेक्स है, ठीक है। ये फॉर ऑल ये लॉजिकल इम्प्लाइज है, ये एंड है, ठीक है। ये सिंबल इसलिए था आप वापस जाए देर एग्जिस्ट। तो अब ये देखिए कि इन सिंबल्स की इंटरप्रेशन कहीं ना कहीं हो रही है। जब तक इनकी इंटरप्रेशन हो रही है तब तक आप इसको यूज़ करते हैं, जब तक आप इनकी इंटरप्रेशन नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है कि whoever can read it is literate and so on, अब ये फर्स्ट स्टेप इसमें लिखा है whoever can read it literate, तो यहाँ पे उसने सिंपल दिस फॉर ऑल एंड दिस इसको आपने इस तरह शो किया है, सेकंड को हमने इस तरह शो किया है, इस थर्ड सिंबल को हमने इस तरह शो किया है और यहाँ हमने फोर्थ को हमने इस तरह शो किया है। तो ये हमारे पास प्रीडिकेट कैलकुलस है। हम इस मेथड से इनको इस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देन आपके पास लेवल्स ऑफ, ठीक है, जो आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिगोर है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? दे आर 3 लेवल्स, ठीक है। अब हम ये किस लिए यूज़ करते हैं कि स्पेसिफिकेशन मॉडल्स एंड वेरिफिकेशन में बी डन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, कि जो आपकी जितने भी आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जितने भी आपके मॉडल्स हैं, जितने भी आपकी वेरिफिकेशंस हैं, मे बी डन यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स, वो डिफरेंट टेक्निक्स या डिफरेंट वैरायटीज से उसको जो यूज़ किया जा सकता है। लेवल 1 क्या है कि लेवल 1 आप किस लिए यूज़ करते हैं कि रिप्रेजेंट्स द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक टू स्पेसिफाई द सिस्टम। ये आपका जो लेवल 1 है ये इसलिए यूज़ होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि यूज़ ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक टू स्पेसिफाई द सिस्टम। जो लेवल 2 है, ठीक है, यूजेज पेंसिल एंड पेपर प्रूफ, वो जितने भी पेंसिल एंड जो भी आपके पेंसिल और पेपर प्रूफ होते हैं उसमें यूज होता है। लेवल 3 क्या है? इज द मोस्ट रिगरस एप्लीकेशन ऑफ आवर मेथड। ये आपके पास जो लेवल 3 है, तो ये हमारे पास ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है, ये 3 लेवल्स हैं हम जो यूज़ करते हैं अपनी मैथमेटिकल लॉजिक के लिए और अपनी पेंसिल और पेपर प्रूफ के लिए। तो अब अपने ज़हन में रखना है कि जो आपका लेवल 1 है वो आपका जो उसका मकसद क्या होता है कि जितना भी मैथमेटिकल लॉजिक है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि रिप्रेजेंट्स द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक टू स्पेसिफाई द सिस्टम। उस सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए जो लॉजिक्स है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, वो उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो लेवल 2 है वो पेंसिल पेपर, यानी जो मैथमेटिकल जो आप पेंसिल पेपर से प्रूव करते हैं वो उसके लिए हमने फिक्स रखा है। और जो हमारे पास लेवल 3 है, ठीक है, ये मोस्ट रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मल मेथड। तो यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मल मेथड के लिए क्या यूज़ हो रहा है वो आपके पास लेवल 3 यूज़ हो रहा है। जो आपके लिए फॉर्मल मेथड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लेवल 3 यूज़ करते हैं फॉर्मल मेथड के लिए। अब डू वी रियली नीड फॉर्मल मेथड डिजाइन एरर्स। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने बेसिक प्रेडिकेट लॉजिक देखा, अब हम जाते हैं अपने फॉर्मल मेथड की तरफ से आते हैं कि डू वी रियली नीड फॉर्मल मेथड डिजाइन एरर्स, क्या हमें इसकी ज़रूरत है। तो क्या कहते हैं कि डिजिटल सिस्टम्स कैन फेल इन, ठीक है, इन कैटास्ट्रोफिक वेज लीडिंग टू डेथ आर, ठीक है, अब ट्रिमेंडस फाइनेंशियल लॉस, ठीक है। अब ये देखें कि ये डिजिटल सिस्टम जो फेल हो गए हैं, ठीक है, आपके जितनी भी कैटास्ट्रोफिक वेज है, ठीक है, आपके जो ट्रिमेंडस फाइनेंशियल लॉस है, ये किसने कहा था। अब अगर आप यही कोटेशन अब आप जाके नेट पे दे तो आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, कितने सिस्टम लॉस हुए, कब कब हुए, ठीक है, और ठीक है, उनके ड्रॉबैक्स क्या थे, किस ने, ठीक है, किस की वजह से उनमें क्या क्या फ्लॉज आए। तो ये मैंने वो कोटेशन की है। तो पोटेंशियल कॉजेज ऑफ फेलियर, अब इनको जो मैंने इसमें से कुछ यहाँ पे मेंशन की है कि वो कॉजेज क्या क्या है। नंबर 1 फिजिकल फेलियर, जो पहली चीज़ क्या है वो आपकी फिजिकल फेलियर है। सेकंड क्या है, जो आपकी सेकंड चीज़ है वो का क्या है, यानी एक तो हो गया आपका सिस्टम डैमेज हो गया, सिस्टम, ठीक है, गिर गया, टूट गया, ब्रेक हो गया, दैट इज फिजिकल फेलियर। वो आपके पास क्या होता है, वो आपका फिजिकल फेलियर होता है। सेकंड जो इसमें है वो आपका ह्यूमन एरर है, ठीक है, कि उसके अंदर जो सिस्टम है जब उसको डिज़ाइन किया गया तो उसमें डिफरेंट टाइप के एरर्स आ रहे हैं। थर्ड क्या है, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं,
और फोर्थ क्या आपके डिजाइन एरर्स है। डिजाइन एरर्स आर द मेजर कल्प्रिट। तो आप ये आपके पोटेंशियल कॉजेज है कि जब भी आपका कोई फॉर्मल मेथड जो फॉर्मल जो मेथड है जो सॉफ्टवेयर में आपका जो फेल होता है, ब्रेक होता है, तो किन पैरामीटर्स के ऊपर होता है, ठीक है। तो वो अपनी बात की है कि वो नंबर 1 उसमें आपका क्या क्या ऑप्शन आपकी बन सकती है, उसमें फिजिकल फेलियर हो सकता है, ह्यूमन। सबसे जो मेजर चीज़ है दैट इज डिजाइन एरर्स। जो आपके डिजाइन एरर्स है वो आपके मेजर कल्प्रिट है। फिर आपके पास जो इफेक्ट्स ऑफ डिजाइन एरर्स है, ठीक है, वो इफेक्ट्स क्या है आपके डिजाइन एरर्स के। बिटवीन जून 1985 एंड जनवरी 1987 ए कंप्यूटर कंट्रोल्ड रेडिएशन थेरेपी मशीन कॉल्ड द Thirec 25 massively overdosed 6 people killing to go in the last lecture। ठीक है, लास्ट लेक्चर आपको याद आ गया होगा, हमने पूरी डायग्राम देखी थी उसकी, ठीक है। वो ठीक है, पूरी डायग्राम में देखी थी, इसमें 1 2 3 जिसमें आपके पास रेडिएशन थी, लो रेडिएशन थी, हाई रेडिएशन थी, ठीक है। तो वो अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर ओपन करें, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डिटेल में ये चीज़ देखी थी कि जिसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो आपके पास बिटवीन जून 1985 एंड जनवरी 19, ये जो बात है ये जून 1985 और जनवरी 1987 में एक आपकी जो हम उसको कंट्रोल कर रहे थे, कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे थे और थ्रू रेडिएशन कंट्रोल कर रहे थे। तो उसका ड्रॉबैक क्या आया था कि उस मशीन का नाम क्या था, Thirec 25 massively overdosed 6 people killing 2। कि जब उसने उन तमाम पेशेंट्स को उस मशीन में फॉल्ट आया, दैट वाज अ डिजाइन एरर फॉल्ट, दैट वाज अ सॉफ्टवेयर फॉल्ट, ठीक है। उस फॉल्ट की वजह से आपके उसने पेशेंट्स को जो मेडिसिन थी वो तमाम पेशेंट्स को ओवरडोज दी, जब वो मेडिसिन उसने ओवरडोज दी जिससे उनकी डेथ हो गई। तो ये अब लास्ट लेक्चर में हमने पूरा इसका अल्गो भी डिस्कस किया था, हमने इसके स्टेप्स भी डिस्कस किए थे। तो ये मतलब ऑन अप्रैल 30 1999, ठीक है। अब ये दूसरा वाक्य है, ऑन अप्रैल 30 1999, ठीक है, कि टिटैन I cost taxpayers $1.23 billion, all due to a software malfunction in correctly entered roll rate filter constant। सेकेंड है। अब ये भी आपको सॉफ्टवेयर तो बना हुआ है ना, ये जो एरर जनरेट हुआ है, ये एरर कहाँ से जनरेट हुआ है, ये एरर किसने जनरेट किया है, ये एरर सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि देखिए $1.23 billion all due to software malfunction incorrectly entered roll rate filter constant। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तो जब हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, जब हम उसके फंक्शंस को डिज़ाइन करते हैं, हम जब उसके डिज़ाइन को देखते हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, हम जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, तो हमें ये सारे फंक्शंस देखने चाहिए, ठीक है, कि प्रॉब्लम। और आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि 7 इश्यूज देखिए हैं, 7 मिथ्स देखिए फॉर्मल मेथड्स के, लेकिन आपने सबसे लास्ट में क्या कहा कि पीपल आर नॉट यूजिंग फॉर्मल मेथड, व्हाई? जस्ट टू कॉस्ट, जस्ट टू टाइम, जस्ट टू कॉम्प्लेक्सिटी, दैट्स व्हाई दे आर नॉट यूजिंग। सो द मेजर प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम फॉर्मल मेथड यूज नहीं करेंगे तो हम टाइम तो शायद सेव कर ले, हम सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम कर ले, हम कास्टिंग को भी सेव कर ले, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि हमारा वो जो सॉफ्टवेयर है वो जब क्रैश करेगा, अगर वो आपका एक रियल टाइम सिस्टम है, वो आपका एक ऑनलाइन सिस्टम है, वो आपका एक मेडिकल सिस्टम है, तो हमारा लॉस बहुत ज़्यादा होगा। दैट्स वाई वी शुड यूज फॉर्मल मेथड इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो द नेक्स्ट जो इसमें एग्जाम्पल है कि डेनवर एयरपोर्ट कंप्यूटराइज्ड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम delayed opening by 16 months, airport cost was $3.2 billion our budget। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है कि नासा चेकआउट
launch and control system CLSCS cancel 9/2002 after spending over $3 million। क्योंकि आपकी जो जब आपने सिस्टम को प्रॉपरली डिजाइन ही नहीं किया और उसको स्टार्ट कर दिया तो अभी लॉसेस देखिए। तो इस तरह के जितने लॉसेस आते हैं सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, उनका प्रॉब्लम यही होता है, उनकी जो बेस यही होती है कि उनको मिनिमाइज किस तरीके से करें। आप जब तक मिनिमाइज नहीं करेंगे उस मेथड से, उस तरीके से, तब तक सिस्टम आपके बेहतर नहीं हो सकते। तो ये सारे के सारे आपके डिजाइन एरर्स हैं, ये आपके सारे के सारे क्या है, ये डिजाइन एरर्स है। इनका अफेक्ट सिस्टम पे हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है वो मैंने भी आपको ये 4 मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। नेक्स्ट, द प्रॉमिस ऑफ फॉर्मल मेथड्स, के फॉर्मल मेथड्स का क्या प्रॉमिस है। फॉर्मल मेथड्स आर नीडेड टू, अब हम व्हाई आर यूजिंग फॉर्मल मेथड्स, ठीक है, इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इससे पहले जो 7 पॉइंट्स थे, ठीक है, उसमें तो एट द एंड हमने क्या कह दिया कि नो बॉडी इज यूजिंग फॉर्मल मेथड्स, ठीक है, क्या रीजन अभी मैंने डिस्कस की है। अब हम देखते हैं कि हमें फॉर्मल जो मेथड्स की व्हाई वी नीड फॉर्मल मेथड्स, what are the advantages of formal method and where we can use these formal method। तो फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है वो क्या है कि इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, जो आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी है ये इसको इम्प्रूव करता है। सेकंड क्या है कि रिड्यूस कास्ट ऑफ वेरीफाइंग सिस्टम, जब वेरिफिकेशन होती है, अगर फॉर्मल मेथड्स को आपने ऑप्ट किया हुआ है, आपने अगर फॉर्मल मेथड्स में यूज किया हुआ है, तो जो आपकी कास्टिंग है वो आपकी रिड्यूस होती है, ठीक है। और थर्ड क्या है, इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिगर ऑफ एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस, जो क्वालिटी है और जो पूरी आपकी डेवलपमेंट के स्टेप्स हैं, जो ठीक है आप 1 to जा रहे Z तक जा रहे हैं, उन तमाम की जो डेवलपमेंट है वो आपकी जो है इसमें बेहतर हुई है। देन रिड्यूस स्पेसिफिकेशन एरर्स एंड प्रोवाइड अ रैशनल बेसिस फॉर चूजिंग टेस्ट डाटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं फिर रिपीट करता हूं कि रिड्यूस जो आपकी स्पेसिफिकेशन एरर्स है उनको रिड्यूस एंड प्रोवाइड अ रैशनल बेसिस, ठीक है, रैशनल बेसिस फॉर चूजिंग, जो टेस्ट डाटा है वो रैशनल बेसिस में लेता है। और एक्सप्लोर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिजाइन आर्किटेक्ट, जो आपका डिजाइन आर्किटेक्ट है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन तमाम को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। ये जो हमारे पास फॉर्मल मेथड्स के जो हम कहाँ का यूज कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एडवांटेज है, वो ये एडवांटेज है फॉर्मल मेथड्स के आपके। द फॉर्मल मेथड डिबेट, जो आपके पास एक जनरल कंसेंसस है। एविडेंस क्या है, नो क्वांटिटेटिव एविडेंस, इसका मतलब कोई क्वांटिटेटिव एविडेंस नहीं है। यूज्ड विद अदर टेक्निक्स, फॉर्मल मेथड हैज लेड टू हाईली रिलायबल कोड, फ्यूअर एरर्स एंड इजी टेस्ट। इसका एविडेंस है, ठीक है, जो हम चीजें करके प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। हम उसमें क्या बात करते हैं कि यूज्ड विद अदर टेक्निक्स, फॉर्मल मेथड हैज लेड टू हाईली रिलायबल कोड, फ्यूअर एरर्स बहुत कम आए हैं, एंड इजी टू टेस्ट, इसको टेस्ट करना बहुत आसान है। फॉर्मल मेथड डू नॉट क्लेम टू रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ यूनिवाइज डिजाइन डिसीजन। ये सेट 98, ये जितनी भी मैंने यहाँ पे रेफरेंस दिए हुए हैं, ये अगर आप एज इट इसको टाइप करके गूगल में एंटर करें तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, आपको रिसर्च पेपर मिल जाएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी कि वो कहाँ पे क्यों यूज हुआ, उसका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, कहाँ कहाँ उसको यूज कर रहे थे। तो ये काइंडली आप इन कोटेशंस को लाजमी देखिएगा ताकि आपको इन डिटेल भी कंसेप्ट पता चल जाए कि ये इन डिटेल कंसेप्ट कहाँ पे यूज हुआ, कैसे यूज हुआ। देन नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकली, अब जो आपके पास इम्प्रैक्टिकली जो है, ठीक है, वो जो इसमें आपके पास है वो आपके पास किस तरीके से हमने इसमें यूज की है कि ये आपके पास ऑटोमेटिकली जनरेटिंग प्रूफ्स ऑफ प्रोग्राम करेक्टनेस आर रिगार्डेड एज अनरिलायबल फॉर रियलिस्टिक सिस्टम्स। जितने भी आपके रियलिस्टिक सिस्टम्स होते हैं हम उसके लिए यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ ऑटोमेटिकली जनरेटिंग टेस्ट केसेस दैट एक्सपोज प्रॉब्लम्स आर अवेलेबल। जितने भी प्रॉब्लम्स आपके अवेलेबल है वो सारे के सारे
ये सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, टेस्ट कैसे जनरेट करता है, उनको एक्सपोज करता है और आपको बताता है कि ये प्रॉब्लम आपकी सिस्टम में है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या, कम्युनिकेशन, इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन, कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसको इम्प्रूव करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करता है। डिफ़िकल्ट फॉर अनट्रेन्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंज्यूमर टू अंडरस्टैंड स्पेक्स, ठीक है। जो आपकी कम्युनिकेशन है, इसमें हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए। एक तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इम्प्रूव करता है, और जो डिज़ाइन की अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर करता है। और इसके अलावा क्या है कि जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, जो अनट्रेन्ड सॉफ्टवेयर आपके इंजीनियर्स है, जो भी कंज्यूमर्स है, उनकी स्पेसिफिकेशन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता है। दैट वीकनेस इन फॉर्मल मेथड्स, अभी हम आ जाते हैं कि फॉर्मल मेथड्स के अंदर जो आपकी वीकनेस है वो कौन कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लो लेवल ऑन्टोलॉजीज। सेकंड है लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। थर्ड है आइसोलेशन। फोर्थ है कॉस्टिंग। फिफ्थ है पुअर टूल फीडबैक, ठीक है। तो जो मोस्टली इसमें जो मोस्ट आपकी इंपॉर्टेंट है वो कॉस्टिंग है, और आपकी पुअर टूल जो फीडबैक है, ये दो आपकी मेजरली है। क्योंकि जब भी फॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं तो जो हमारी कास्टिंग है वो इनक्रीज हो जाती है। हमने ये पहले भी बात डिस्कस की है कि जो आपकी कास्टिंग है वो आपकी बहुत ज़्यादा इनक्रीज हो जाती है, और कास्टिंग के बाद सिस्टम आपका कम्प्लेक्स हो जाता है। जब आपका कम्प्लेक्स सिस्टम होता है तो उस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, उस सिस्टम को डिप्लॉय करने के लिए, उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। तो कास्टिंग का एक इशू है, और जो इसकी फीडबैक है जिस टूल की वो कोई बेहतर नहीं है, ठीक है। और इसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ड्रॉबैक्स और जो है बेनिफिट दोनों होते हैं। हमने ये देखना होता है कि हम जो अपनी सोल्यूशन दे रहे हैं, अगर उसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो दैट इज़ बेस्ट, अगर उसके कम है तो हम उसको यूज़ नहीं करते। तो हर चीज़ की वीकनेस भी है और उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं। देन आपके पास सक्सेस ऑफ फॉर्मल मेथड्स क्या है, कि जो आपके फॉर्मल मेथड्स है इनकी सक्सेस क्या है। देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल एंड cost effective system implemented using a formal method, mainly in domain of ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो आपके पास ट्रांसपोर्ट, अब हमें ये देखना है कि फॉर्मल मेथड का जो सक्सेस रेट है वो तो उसका ड्रॉबैक हो गया, हमने बता दिया कि वो आपकी फीडबैक पुअर है, कास्टली है, कम्प्लेक्स है, वो उसके ड्रॉबैक्स आ गए। अब हम देख रहे हैं कि फॉर्मल मेथड की जो सक्सेस है, सक्सेस कहाँ पे रही। There are many examples of successful and cost-effective system implemented using formal method. अब वो क्या है, नंबर 1 mainly in domain of transportation system, जो आपके पास transportation system है वहाँ ये बहुत रहा है। इसके अलावा information systems में जो आपके पास जितने भी information systems है, ठीक है, वहाँ पे ये हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में आप देखें इस टाइम आपकी जितने भी आपकी मोबाइल कंपनीज है, आपका 3G है, 4G है, एच नेटवर्क है, आपको 1G है, ठीक है, ये सारे के सारे टेलीकॉम सिस्टम में ये इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत बेहतर है। पावर प्लांट कंट्रोल जो आपके पावर सिस्टम है, हम इसको वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। और जो आपकी सिक्योरिटी है, इन तमाम फील्ड्स के अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, टेलीकॉम सिस्टम के अंदर, पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर, इन तमाम सिस्टम के अंदर ये सक्सेसफुल रहे हैं, फॉर्मल मेथड बेहतर रहे हैं, पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉबैक्स भी मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ड्रॉबैक के साथ जो इसके प्लस पॉइंट्स है मैंने आपको वो भी बताए हैं कि इसके जो प्लस पॉइंट्स है वो क्या है और जो इसके ड्रॉबैक्स है वो क्या है, ये दोनों हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो मोस्टली हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम में, टेलीकॉम सिस्टम में, पावर प्लांट सिस्टम में और सिक्योरिटी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग इन्फ्लुएंस, अब हम इसकी केस स्टडी देखते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ फॉर्मल मेथड, ये केस स्टडी है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ये भी हमने उसमें देखा था एयर कंट्रोल सिस्टम का, आपको याद होगा मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो ये
एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी यूज फॉर्मल मेथड बिफोर, नॉट टू दिस एक्सटेंट। ठीक है, इससे पहले वो फॉर्मल मेथड यूज करती थी, नॉट टू दिस एक्सटेंट। डेवलप फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है, अब उन्होंने एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है, एक आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, यूजिंग 3 टेक्निक्स, उसमें क्या क्या टेक्निक्स थी? नंबर फर्स्ट टेक्निक थी ER एनालिसिस, नंबर सेकंड क्या है कि सेकंड टेक्निक क्या है कि रियल टाइम एक्सटेंशन ऑफ यूडरन। अब ये आपकी जो टेक्निक है ये आपकी रियल टाइम टेक्निक है जो आपकी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के लिए यूज हो रही है। जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और फॉर्मल मेथड फॉर स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन, ये आपकी स्पेसिफिकेशन और डिजाइन के लिए हमने यहाँ पे यूज की। देन यूज ऑफ फॉर्मल मेथड एप्लीकेशन कोड कंकरेंसी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन कोड क्या है कि स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज टू डिफाइन डाटा एंड ऑपरेशन VDM। तो यहाँ पे VDM क्या है, ठीक है, ये आपके पास एक डेवलपमेंट मेथड है, डेवलपमेंट मेथड है जो हम यूज करते हैं। कंकरेंसी क्या है कि FSM टू डिफाइन कंकरेंसी एंड इन्वोक एप्लीकेशन कोड। देन लैन में हम यूज करते हैं मिक्स ऑफ VDM एंड CCS, कैलकुलस ऑफ कम्युनिकेटिंग सीक्वेंशियल प्रोसेस। जितने भी आपके सीक्वेंस प्रोसेस होते हैं वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। और ये आपके फॉर्मल प्रूफ्स के लिए भी यूज होती है। तो यूजर इंटरफेस कोड, जिसको हम सूडो कोड कहते हैं, वहाँ पे भी हम फॉर्मल मेथड्स को यूज करते हैं। अब आपके पास किस टाइप का डाटा इसमें हो सकता है? क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ फॉल्ट एंड फेलियर्स नॉर्मलाइज्ड बाय साइज लाइन ऑफ कोड। ये जो आपका LOC होता है, ये आपके पास लाइन ऑफ कोड होता है कि जो क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ आपके जितने भी फॉल्ट हैं, फेलियर्स हैं, उसका लाइन ऑफ कोड क्या है, सिस्टम कितना रिलायबल है, ठीक है, साइड सेवरिटी टू फेलियर रिपोर्ट्स, आपके पास कितनी फेलियर रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड मॉड्यूल्स कितने चेंज हुए हैं, पार्टीशन डाटा। अब आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम कोड व स्पेक्स डिजाइन, जो कोड है, कोड के अंदर कितने इश्यूज आते हैं और आपके स्पेसिफिकेशन के अंदर कितने इश्यूज आते हैं, आपके डिजाइन के अंदर कितने इशू आते हैं, जो है वो उसमें कितने इश्यूज आते हैं, ठीक है। इसको क्लासिफाइड मॉड्यूल बाय टाइप ऑफ डिजाइन दैट इन्फ्लुएंस इट, कि वो आप टाइप डिफाइन कर देते हैं कि आपको किस जगह कौन सा मॉड्यूल चाहिए, किस जगह कौन सा मॉड्यूल चाहिए, उसका लिंकेज क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। देन तब आपके पास क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं कि जब हम अपने फॉर्मल मेथड्स को यूज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आते हैं। डिड फॉर्मल मेथड्स क्वांटिटेटिवली अफेक्ट कोड क्वालिटी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्वांटिटेटिवली क्या उसमें कोड क्वालिटी में कोई वो आपका अफेक्ट करता है कि नहीं करता। वाज वन फॉर्मल मेथड सुपीरियर टू अदर, क्या मतलब अगर एक मेथड है तो वो क्या दूसरे से बेहतर है, या दूसरा उससे बेहतर है, या तीसरा उससे बेहतर है। तो ये हमारे पास जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो ध्यान में आते हैं। इनके आंसर्स क्या क्या है? क्वांटिटेटिव एविडेंस ऑफ हाई कोड क्वालिटी, ठीक है, फर्स्ट क्या है कि क्वांटिटेटिव एविडेंस ऑफ हाई कोड क्वालिटी, जितनी भी आपकी हाई कोड क्वालिटी है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। चेंजेस टू इनफॉर्मली डिजाइन मॉड्यूल्स नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, fewer VDM CCS मॉड्यूल चेंज ओवरऑल चेंज कर सकते हैं उसको आप। कोड डेवलप्ड यूजिंग VDM alone required most changes. Formally designed modules with fewer developers had fewer faults, जो आपके डिजाइनर्स हैं, ठीक है, उसकी कम डेवलपर्स हैं और उसमें फॉल्ट भी कम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि overall significance between informal and formal method in insignificant, यानी वो जो आपके मेथड्स हैं वो फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। Difference may have nothing to do with design method but reflect those who use them। अब ये इसका इस जो पूरी स्लाइड का जो समरी अभी कह ले कि differences may nothing to do with design method but reflect those who use them, जो इसको यूज करते हैं उन पे जो है वो उसका
उसका रिफ्लेक्शन होता है। क्वालिटी वाज लोअर इन लार्जर ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट कोड टुगेदर। जब आपके पास लार्जर ग्रुप्स होते हैं तो क्वालिटी आपकी उसमें लोअर होती है। इसके अंदर हमने जो आज का हमारा लेक्चर था इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि नो एविडेंट फॉर्मल डिज़ाइन टेक्निक्स अलोन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कोड, कि कोई भी फॉर्मल डिज़ाइन टेक्निक ऐसी नहीं है जो आपका क्वालिटी कोड है वो हायरली बेहतरली प्रोड्यूस करे। नो एविडेंट, ठीक है, नो एविडेंट फॉर्मल डिज़ाइन टेक्निक्स अलोन प्रोड्यूस हायर क्वालिटी कोड, ये नंबर 1 पॉइंट है। सेकेंडली हमने ये देखा कि फॉर्मल डिज़ाइन विद अदर टेक्निक्स यील्डेड हाईली रिलायबल कोड, यानी उसका जितना भी कोड है वो हाईली, ठीक है, वो आपका हाईली बेहतर है, रिलायबल है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन इफेक्टिव इन सम बट नॉट ऑल सर्कमस्टेंसेस। अब ये एक जो इसमें जो इस पूरे लेक्चर का जो पॉइंट है, कोर पॉइंट है, वो ये है कि देखिए फॉर्मल स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है, फॉर्मल मेथड बहुत अच्छी है, लेकिन इट नॉट नेसेसरी कि हम हर सिस्टम में फॉर्मल मेथड को यूज़ कर सकते हैं। हम तमाम जगह पे फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। हर केस के लिए ये सूटेबल नहीं है, ये केस टू केस वेरी करती है। कुछ केसेस में तो ये आपको सूट करती है और कुछ केसेस में आपको सूट नहीं करती। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन इफेक्टिव इन सम बट नॉट ऑल केसेस, ठीक है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लेड टू सिंपल इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स एंड स्टेट फॉरवर्ड यूनिट टेस्टिंग। अब इसके अंदर जितनी भी आपकी टेस्टिंग होती है वो यूनिट टेस्टिंग होती है। एक तो इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। जितने भी टेस्टिंग है वो सारे की सारी आप यूनिट टेस्टिंग है, वन बाय वन आप टेस्ट करते हैं, हम कंप्लीट टेस्टिंग नहीं करते। फॉर्मल मेथड्स may be more effective acting as a catalyst for other techniques such as testing, ठीक है। तो फॉर्मल मेथड वहाँ भी हम जो है मोस्टली हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, जहाँ पे क्वालिटी रिक्वायर्ड है, जहाँ पे शुद्ध। तो ये आपका इस लेसन की जो समरी थी कि हम उसको कहाँ पे कवर कर सकते हैं और मैं क्या क्या चीज़ें इसमें आज के लेक्चर में कवर की हैं। अब आपके पास सक्सेस ऑफ फॉर्मल मेथड्स, कि अब आपके जो फॉर्मल मेथड्स हैं उनका सक्सेस क्या है। द फॉलोइंग लिस्ट एप्लीकेशन मेड यूजिंग अ फॉर्मल मेथड, कि वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो आपके कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होते हैं। आर्किटेक्चर फॉर अ फैमिली वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। B27 ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, आप जस्ट टाइप करें गूगल पे कि व्हाट इज़ B27 ऑफ ट्रैफिक सिस्टम, आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि B27 ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी जितने भी कार के प्रोटोकॉल्स हैं, आपके कंट्रोल लॉजिक डिज़ाइन आप रिमोट वर्क सेल्स हैं, हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डेटा एक्विजिशन में यूज़ करते हैं, मॉनिटरिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डेटा लॉगर में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये सारे के सारे जितने भी है ये सारी की सारी आपकी फॉर्मल मेथड्स की एप्लीकेशन है। हम कहाँ पे फॉर्मल मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम इन तमाम जगह पे अपने फॉर्मल मेथड को ही यूज़ करते हैं और फॉर्मल मेथड्स को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे की सारी आपकी जो सक्सेस स्टोरीज है कि फॉर्मल मेथड आपके कहाँ पे यूज़ हुए, कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, किस तरीके से हुए, ये उसकी आपकी सारी की सारी जो है सक्सेस स्टोरीज है। Why are not formal methods widely used? अब ये क्वेश्चन आता है कि फॉर्मल मेथड फिर मोस्टली, यानी अगर इतने बेस्ट है, इतने अच्छे हैं, तो हम इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्या इश्यूज है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी है अप्रूव्ड, ठीक है, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ठीक है। वाई आर नॉट फॉर्मल मेथड वाइडली यूज, सॉफ्टवेयर क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड, जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करनी। टाइम टू मार्केट मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। और यूज़र इंटरफेसेस आर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ सिस्टम, कि जो यूज़र के इंटरफेसेस है वो उस सिस्टम का एक मेन पार्ट है कि उसको कौन यूज़ करेगा, उसका एस्पेक्ट क्या होगा। और फॉर्मल मेथड
हैव लिमिटेड स्केलेबिलिटी। जो आपकी स्केलेबिलिटी है वो बहुत आपकी लिमिटेड है, ठीक है, कि आप उसको किस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं कि वाई आर नॉट फॉर्मल मेथड्स वाइडली यूज। नंबर 1 इज दैट सॉफ्टवेयर क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड, टाइम टू मार्केट मोर मॉडर्न, ठीक है, यूजर इंटरफेस आर अ ग्रेटर पार्ट ऑफ सिस्टम एंड फॉर्मल मेथड्स हैव लिमिटेड स्केलेबिलिटी। और ये आपके पास एक छोटी सी जो इस चैप्टर का एंड है, फॉर्मल मेथड ह्यूमर्स। आप ये देखें कि द ओनली थिंग हार्डर टू सेल देम फॉर्मल मेथड, कि फॉर्मल मेथड का जो इशू है वो अभी हमने पूरे लेक्चर में यही डिस्कस किया है कि इसका प्रॉब्लम क्या है कि ये कॉस्टली है, ये कम्प्लेक्स है, ये मैथमेटिकल है, ठीक है। इस वजह से क्लाइंट भाग जाता है। तो जब भी फॉर्मल मेथड के जो इश्यूज है, इसका जो मेजरली इशू है कि अगर आप इस कार्टून डायग्राम में देखें तो मैं यहाँ पे यही शो किया है कि द ओनली थिंग हार्डर टू सेल दैन फॉर्मल मेथड, कि यानी सबसे जो मुश्किल काम है, जो डिफिकल्ट काम है फॉर्मल मेथड्स को जो सेल करना है, ठीक, क्लाइंट को इस चीज़ पे जो है वो फोकस करना है, क्लाइंट को इस चीज़ पे एग्री करना है कि वो इसको यूज़ करे। तो ये सबसे डिफिकल्ट काम है। बेनिफिट्स तो है लेकिन कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग और कम्प्लेक्स, जिस वजह से क्लाइंट यूज़ नहीं करता। दैट्स वाई यहाँ पे हमने ये मेंशन किया है द ओनली थिंग हार्डर टू सेल दैट फॉर्मल मेथड्स। तो आज